नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो गुरुवंशी, हम दोनों मिलकर चैनल रन करते हैं। तो आज आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं। लास्ट दो वीडियोस में बहुत अच्छी जानकारी आज मैंने आपको दी थी। आज हम बात करने जा रहे हैं अस्त ग्रह। अगर आपकी कुंडली में ग्रह अस्त है तो एकदम से देखकर कोई प्रेडिक्शन आपको नहीं करना है और इससे बिल्कुल भी घबराने की कोई बात नहीं होती है। इसके बहुत सारे नियम होते हैं, परिहार होते हैं, जो आज मैं आपको थोड़े बहुत यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनी रहे। तो टोटल वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली है। एक छोटा सा उदाहरण भी मैं आपको दूंगा कि अस्त ग्रह अस्त होने के बाद भी कितना अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट पार्ट में बहुत सारे एग्जांपल्स आपके साथ में शेयर करूंगा। तो चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और कंसल्टेशन के लिए दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोर्स हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर्स पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो आइए, अस्त ग्रह बहुत ही एक इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर है। जब ग्रह अस्त हो जाता है तो अचानक से हम अपनी कुंडली देखते हैं और सॉफ्टवेयर में देखते हैं, उसके सामने सी लिखा होता है। सी का मतलब होता है कंबस्ट, या आ लिखा होता है। आ का मतलब होता है अस्त, यानी ग्रह अस्त हो गया है। अब ग्रह अस्त कैसे होता है, ये आप हर एक कोई भी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बिगिनर्स की बुक लाएंगे तो उसमें आप देख सकते हैं। वैसे मैं कोशिश करूंगा स्क्रीन पे आपको डिग्रीज दिखा दूंगा कि ग्रह अस्त कब होता है। तो इसका बेसिक रूल क्या है? ग्रह अस्त कब होता है? जब सूर्य के बहुत समीप आ जाता है। उसमें कुछ डिग्रीज का जो है एक रूल जो है हर बुक में दिया हुआ है, वो फॉलो करना पड़ता है। लेकिन एक बेसिक रूल है, अगर ग्रह सूर्य के बिल्कुल पास आ जाता है डिग्री वाइज, तो कहते हैं, ऐसा कहा जाता है, बीपीएचएस में भी लिखा है कि उस ग्रह की पावर जो है वो खत्म हो जाती है। वो ग्रह जल जाता है, उसके कारकत्व जल जाते हैं। जिस भी भाव का वो स्वामी होता है उसका नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। खुद भी जिस चीजों को सिग्निफाई करता है उसका भी नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। तो क्या वाकई में इस तरह होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। इसके लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला नियम क्या है यहाँ पे? उदाहरण के लिए, अगर आपकी कुंडली में कोई ग्रह अस्त हो गया है, सूर्य के बहुत पास आ गया है, 1-2 डिग्रीज का ही फर्क है, चाहे उसके 1-2 डिग्रीज आगे है चाहे 1-2 डिग्रीज पीछे है, तो उसको अस्त माना जाएगा। उसके बाद आपको उस ग्रह की बाकी कंडीशंस पे जरूर फोकस करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो ग्रह अस्त होने के बाद भी कुंडली के किसी योग कारक ग्रह के साथ युति कर गया है, या अस्त होने के बाद भी नवमांश में वो वर्गोत्तम हो गया, या बाकी और किसी वर्ग चार्ट में राशि परिवर्तन कर गया किसी अच्छे ग्रह के साथ, या उसी कुंडली में वो किसी दूसरे ग्रह के साथ राशि परिवर्तन कर गया, तो फिर उसका जो अस्त का प्रभाव है वो बिल्कुल शून्य हो जाएगा। दोस्तों, उदाहरण लेते हैं, एक सिंपल उदाहरण मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से इसको आपको देखना है। तो कोई भी ग्रह अगर अस्त है, उस कुंडली में उसके बाकी फैक्टर्स देखिए, किस ग्रह के साथ वो युति कर रहा है, या नवमांश में उसकी क्या पोजीशन है। कहीं ऐसा तो नहीं है नवमांश में बहुत इंप्रूवमेंट हो गई है, तो फिर ग्रह अस्त नहीं माना जाएगा। उसका रिजल्ट बिल्कुल आपको ऑपोजिट मिलने वाला है। तो एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को। एक जातक है, उदाहरण के लिए ले रहा हूं समझने के लिए, ये किसी का कुंडली नहीं है। इनका सूर्य 27 अंश पर है कुंडली में, और अगले भाव में 11 नंबर में यहाँ पे बुध है, और ये बुध जो है ये 0 डिग्री पे है। तो अब बेसिक सा सिंपल सा रूल है कि सूर्य 27 डिग्री पर है, बुध 0 डिग्री पर है, तो लगभग 3 डिग्री का ही दोनों में फर्क है। सूर्य भाव चेंज करने वाले हैं, आगे उनको बुध मिलेंगे, तो बुध की डिग्रीज पहले ही बहुत कम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? बुध जो है वो अस्त हो गए हैं, यानी कंबस्ट हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे ब्रैकेट में ऐसे सी लिखा रहता है। अब बिना बुध देव की अदर चीजों को देखे, बाकी नवमांश को देखे के अब इसके बाद बुध देव की बाकी कंडीशंस आपको जरूर देखनी है। नवमांश में उनकी क्या पोजीशन है ये जरूर देखना है। लेकिन जो मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो ये है, अगर ये बुध देव किसी योग कारक ग्रह के साथ या भाग्येश के साथ जो स्ट्रांग हो, बली हो, या दशमेश के साथ जो स्ट्रांग हो, बली हो,
इनके साथ युति कर लेते हैं तो फिर आप कोई भी कुंडली चेक कर सकते हैं। अस्त होने का दोष जो है बृहस्पति को, जो अस्त होने का प्रभाव है बुध का, वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स फिर आपको मिलने लगेंगे। इस तरह से जब बुध यहाँ पे एक योग कारक ग्रह के साथ युति कर लेंगे तो बुध जिन भावों के मालिक होंगे उनमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। जैसे इस कुंडली में अगर आप देखें तो ये 2 नंबर लगन की कुंडली बनेगी, 3 नंबर यहाँ आएगा और 6 नंबर यहाँ पे आने वाला है। तो पैसा और संतान, इन दोनों के कारक यहाँ पे बुधदेव बनने वाले हैं। प्लस एजुकेशन के भी कारक बनेंगे क्योंकि बुध एजुकेशन के कारक है। बिजनेस के भी कारक बनेंगे क्योंकि बुध बिजनेस को रूल करते हैं और बहुत सारी और चीजों को भी बुधदेव रूल करते हैं। तो देखिए बुध अपने किसी भी भाव का यहाँ पे खराब फल नहीं देने वाले हैं। अस्त होने के बाद भी एक योग कारक ग्रह के साथ युति कर ली है जो दशमेशमी है और भाग्येशमी है और बहुत पावरफुल स्थिति में कुंडली में बैठे हैं। तो ये चीजें आप जरूर नोट करिए। सिर्फ ये देख लेना ग्रह अस्त हो गया है, सूर्य के बहुत पास आ गया है तो अब इसके कारक तत्व बिल्कुल तरह से खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। एक चीज और आपको यहाँ पे याद रखनी है, जो ग्रह अस्त होता है कुछ ना कुछ नेगेटिव आपको वो जरूर देगा, लेकिन उसकी पोजीशन अगर इंप्रूव हो जाती है तो वो जो नेगेटिविटी होगी बहुत कम हो जाएगी। तो उदाहरण के लिए बुध एक तरह से आप कह सकते हैं एजुकेशन का कारक है, तो आप यहाँ पे ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि एजुकेशन में ब्रेक आ जाएगा, एजुकेशन में कुछ चेंज हो जाएगा। बुध बिजनेस के कारक हैं तो बिजनेस में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन बाकी किसी फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है दोस्तों। ये चीज आपको हर ग्रह के ऊपर लगानी है। जो भी ग्रह अस्त होता है, चाहे वो शुक्र है, चाहे वो बृहस्पति है, चाहे वो शनिदेव है, चाहे वो कोई भी ग्रह जो है अस्त है। चंद्रमा को ऐसा कहा जाता है कि अस्त नहीं होते हैं, मंगल है। बाकी सारे ग्रहों को आप इस तरह से जरूर डिकोड करिए। दूसरा रूल होता है कि अगर ये ग्रह अस्त है, मान लीजिए यहाँ पे बुधदेव अस्त है और ये किसी दूसरे ग्रह के साथ राशि परिवर्तन कर लेते हैं और वो ग्रह स्ट्रॉन्ग है या एक अच्छे भाव का मालिक है, तो फिर आप कह सकते हैं कि इसका जो अस्त होने का प्रभाव था वो बिल्कुल कम हो जाएगा। तो यही बुध, अगर मैं इस बुधदेव को यहाँ पे ना लिखूं और किसी और राशि में इनको लिख देता हूं तो इसको थोड़ा सा सिनेरियो को चेंज करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूं शनि और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं बुध। तो इसका मतलब क्या है, शनि और बुध में राशि परिवर्तन हो गया है, लेकिन राशि परिवर्तन किसी अच्छे भाव के मालिक के साथ होना चाहिए जो उस लगन के लिए एक योग कारक ग्रह हो या बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रह हो। तो इस केस में भी अस्त होने का इतना ज्यादा प्रभाव बुधदेव पर नहीं पड़ने वाला है दोस्तों। तो सीधा कुंडली देख के एकदम से प्रेडिक्शन नहीं करना है, बाकी फैक्टर्स जरूर आपको देखने हैं। कहाँ पे बुधदेव गए हैं या बुधदेव के साथ कौन बैठा है, नवमांश में बुधदेव कहाँ गए हैं, ये ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दोस्तों। तो छोटी सी वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं ग्रह युद्ध के बारे में कुछ छोटी सी जानकारी दूंगा, बहुत डिटेल्स में नहीं। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।